नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं मैथमेटिक्स में। चैप्टर का नाम है आपके पास त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसा दिखता है, त्रिभुज के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, सामान्य सी जानकारी आपके पास होगी क्योंकि आपने बचपन से ही इसे पढ़ते हुए आए हैं। देखो, त्रिभुज के बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके होने वाली परीक्षा के अंदर यह कितने अंकों का योगदान देने वाला है। तो देखो, कक्षा 10वीं बोर्ड के अंदर परीक्षा में जो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है, त्रिभुज है, यह 4 अंकों का आपके आने वाला है। ठीक है, कितने अंकों का आने वाला है? 4 अंकों का आने वाला है। अब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, उनके बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि ट्रेंड चला आ रहा है, वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर भी इसको बताया गया है। तो देखो, इसके अंदर वह बात करते हैं कैसे, वह बात करते हैं कि इसमें दो प्रश्न होंगे आपके, कैसे? वस्तुनिष्ठ यानी अवसद प्रकार के 2 प्रश्न हो सकते हैं, या फिर रिक्त स्थान वाले भी 2 प्रश्न हो सकते हैं, या फिर एक अवसद और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न हो सकता है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? आपकी 2 होगी। एक प्रश्न का जो अंक भार होता है यह 1 अंक का होता है, यानी टोटल 2 प्रश्न आएंगे इस तरह के। यानी इस तरह के प्रश्नों का जो अंक भार होगा आपके, वो कितना होगा? 2 नंबर का होगा। सेकेंड टाइप का जो प्रश्न होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न होगा, लघु उत्तर टाइप प्रश्न होगा। उसमें आपको 20 से 30 शब्दों के अंदर उत्तर लिखना रहता है। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या भी आपके कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। एक प्रश्न का अंक भार होगा 1 नंबर, टोटल 2 प्रश्न है। इसका मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो भी कितने अंकों के आने वाले हैं? यहाँ पर 2 अंकों के आने वाले हैं। यानी कि आपके पास वस्तुनिष्ठ और शॉर्ट आंसर टाइप 2 और 2, 4 अंकों के टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे भाई? 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उसके अंदर इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो साथियों, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि कम से कम इस चैप्टर से हमसे कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको आपकी तैयारी किस प्रकार से करना है उसकी पूरी जानकारी रहे, आप उसी तरह से उसको तैयार करें। आगे बढ़े हम और त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पर त्रिभुज के बारे में। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम त्रिभुज के ही बारे में अधिकतर समय बात करेंगे। तो देखो, जो पहली बात आती है, त्रिभुज होता क्या है ना? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, कैसी? ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, हम उसे त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा कि सर त्रिभुज के अंदर भुजाओं की संख्या 1 2 3 होती है। ठीक है, जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं उन बिंदुओं को हम त्रिभुज का क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। त्रिभुज के अंदर 3 कोण पाए जाते हैं। कितने कोण पाए जाते हैं? 3 कोण पाए जाते हैं, और ये तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको ध्यान होगा, आपने ये सब चीजें बचपन की कक्षाओं में, कक्षा 6 से लेकर और तो और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक कई बार पढ़ी है कि सर त्रिभुज कैसी आकृति है? एक बंद आकृति है जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको सामान्यतः सबको याद होगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो देखो, इसके आगे हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। ये इससे नेक्स्ट लेवल वाला प्रश्न आ गया कि त्रिभुज की जानकारी आपने पढ़ ली, त्रिभुज क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो देखो, यहाँ पर हम 2 प्रकार से इसको पढ़ेंगे। एक तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, और एक कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं, और कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुजों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे? तो देखो, पहला जो प्रकार है आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
है ना। अब यहाँ पर अगर मैं प्रकारों की बात करूं तो 3 प्रकार पड़ेंगे, है ना। ये सामान्य सी बात है, आपको जनरली याद होनी चाहिए कि त्रिभुज में भुजाओं का क्या रोल है, कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। तो देखो, जो पहला प्रकार हम बात करते हैं वो है समबाहु। कौन सा है भाई? समबाहु। देखो, शब्द से आपको पता लग रहा है, सम मतलब क्या हो गया? समान हो गया। बाहु मतलब क्या हो गया? भुजा हो गई। यानी ऐसे त्रिभुज जिसमें समबाहु मतलब सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। यानी कि ऐसा त्रिभुज, मान लो इस त्रिभुज की भुजा ये 5 है, ये भी 5 होगी और ये भी कितनी होगी? 5 होगी। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? एक समान होगी, एक जैसी होगी। वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। सेकंड टाइप की जब बात आती है तो सेकंड टाइप आ जाता है समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज आ जाता है भाई? समद्विबाहु। इसमें क्या है? देखो, शब्द से सीखो। शब्द है सम, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई क्या हो? समान हो, वैसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लो आप कि इस त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई 5, इस भुजा की लंबाई 5 है और इस भुजा की लंबाई आप 4 मान लो, या और कोई दूसरा माप ले सकते हैं, लेकिन दो भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो वो हो जाता है विषमबाहु। क्या हो जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। यानी इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। यानी त्रिभुज की हम बात करें, कोई भी त्रिभुज ले लो, 7, 8, 9, किसी भी प्रकार का ले सकते हैं आप, लेकिन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है और विषमबाहु क्या होता है। ये बात हो गई भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हो गए। अब क्या करेंगे? सेकंड टाइप पढ़ेंगे। कौन सा? कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, कोण जब आपने पढ़े होंगे, है ना, कक्षा 6 में कोण के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। उसके बाद कक्षा 9वीं में भी आपने कोणों के लिए पढ़ा होगा। उसमें आपने कोणों के प्रकार पढ़े होंगे, कुछ न्यून कोण पढ़े होंगे, समकोण पढ़ा होगा, अधिक कोण पढ़ा होगा, सरल कोण पढ़ा होगा। इस प्रकार से आपने कोणों के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो, यहाँ पर कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुजों के प्रकार देखें तो पहला प्रकार हो जाता है आपका कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। सेकंड टाइप हो जाएगा आपके समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और थर्ड टाइप की हम बात करें तो हो जाएगा कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। 3 टाइप के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो पहला टाइप है ये कहता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान क्या है? क्या होना चाहिए भाई? 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बात समझ में? मान लो ये हो गया कोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ कोण 1, कोण 2 और कोण 3 ये हमेशा किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से क्या होगा भाई? छोटा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वापस से मैं रिपीट करूं, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरे टाइप की हम बात करें, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसकी परिभाषा में अगर हम कहें कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, है ना। एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। किसी भी त्रिभुज के अंदर दो कोण कभी समकोण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप दो कोण समकोण कर दोगे तो ये तो 180 पहले ही हो गया, फिर क्या कोण नंबर 3 शून्य करोगे क्या? जो संभव नहीं है। यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर समकोणों की अधिकतम संख्या 1 हो सकती है। ये हम कहां से सीखते हैं? समकोण त्रिभुज से हम सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम एक कोण अधिक हो।
और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता। यानी अगर हम इस प्रकार के त्रिभुज की बात करें तो देखो ये वाला जो कोण है, ये अगर इसको थीटा मान लूं तो इसका मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे भाई, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यहां तक हमने बात कर ली त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, उनके योग क्या है, उसका योग कितना होता है। फिर हमने बात करी कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम बात करने वाले हैं समरूपता। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी शब्द के ऊपर आपको पूरी चैप्टर नंबर जो पूरा 6 है यह डिपेंडेंट है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे बार बार, समरूपता समरूपता समरूपता। तो देखो यहां से आप सीधे शब्द से इसे समझेंगे। देखो समरूप जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो हो गया सम और एक हो गया क्या, रूप। आगे बात समझ। सम का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर समान हो जाता है, क्या हो जाता है, समान। और रूप का मतलब क्या मान लेंगे हम, आकृति मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आकृति मान लेंगे। यानी ऐसी ज्यामितियां या ऐसी आकृतियां जो दिखने में कैसी हो, समान हो, उन्हें ही क्या कहेंगे हम, समरूप आकृतियां कहते हैं। आगे बात समझ। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, समरूपता क्या है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो हो गया सम और एक हो गया रूप। सम का मतलब हो गया समान, रूप का मतलब हो गया आकृति। यानी ऐसी आकृति जो दिखने में समान हो समरूप कहलाती है, परंतु समरूप मतलब दिखने में समान हो, लेकिन समान होना या न होना आवश्यक नहीं है, केवल दिखने में भी अगर समान है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कह देंगे। लेकिन गणितीय नियमों के अनुसार हम डायरेक्ट देख कर नहीं, हल करके या समझा कर हम बताना चाहें तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं, पहली वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन। ये हम लगाकर बताएंगे प्रश्नों के अंदर कि किस प्रकार से हम दो आकृतियों को समरूप बता सकते हैं। तो पहली बात हो जाती है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और दूसरी बात वो है क्या है भाई, संगत जो कोण है, संगत जो कोण होते हैं इनके वो क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी संगत कोण समान होते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। इन दोनों बातों से ही अधिकांश प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखो कौन सी आकृतियां समरूप होंगी, वे आकृतियां जिनमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, एक समान हो, और वे आकृतियां जिनके संगत कोण क्या हो, समान हो, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहेंगे। दोनों बातें एक साथ लागू होगी। अगर एक बात लागू होती है दूसरी नहीं होती है तो फिर उन्हें हम समरूप नहीं कहेंगे। दोनों बातें एक साथ क्या है, लागू होंगी। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि ऐसी आकृतियां या ज्यामितियां जिनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, एक समान हो, और उनके संगत कोण क्या हो, समान हो या मान में बराबर हो, ऐसी आकृतियों को हम क्या कह देंगे, समरूप आकृतियां कह देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की ओर। इसी के जैसा एक मिलता जुलता शब्द आपने सुना होगा, सर्वांग समता, है ना, पढ़ा होगा कक्षा 10 से पहले आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा कि सर्वांग समता क्या होती है। तो देखो इसको भी हम इसी से ही ब्रेक करने वाले हैं। अगर इस शब्द को हम देखें तो ये कैसे बना होगा, देखो सर्वांग समता में एक शब्द आता है सर्व, और अंग और समान, ये तीन शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, सर्व अंग समान। सर्व का मतलब हो गया सभी, क्या हो गया भाई, सभी। अंग मतलब क्या हो गया भाई, अंग मतलब उसके जो भी पार्ट्स हैं, भुजाएं हैं, कोण हैं, वे सभी चीजें। समान मतलब क्या है, बराबर, क्या है, बराबर, क्या है भाई, बराबर। यानी ऐसी आकृतियां जिसमें सभी अंग समान हो,
वे आकृतियां क्या हो जाएगी, आपकी सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगी। ऐसी आकृतियां जिनमें सभी अंग समान हो, क्या हो जाएगी भाई, सर्वांग सम आकृतियां हो जाएगी। समरूप कौन होंगी, वे आकृतियां जो दिखने में एक समान हो, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और संगत कोणों का मान क्या हो, एक समान हो, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहेंगे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में डिफरेंस की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी समरूप आकृतियां हैं या जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं, देखो समझो, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वे सब की सब क्या है, समरूप। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, सर्वांग सम का मतलब ये क्या है, सभी अंग समान हैं, मतलब दोनों आकृतियां एक दूसरे की क्या है, कॉपी पेस्ट है, एक दूसरे की नकल है, एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के बराबर है तो दिखने में एक दूसरे जैसी होगी ही होगी, यानी सारी की सारी सर्वांग सम आकृतियां कैसी होगी, समरूप होगी। आगे बात समझ में। लेकिन यदि समरूप आकृतियां हैं, कोई आकृतियां समरूप हैं यानी दिखने में एक जैसी हैं लेकिन उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं, मतलब समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, लेकिन संगत भुजाओं की लंबाई समान नहीं है। समान होने के लिए लंबाई समान होनी चाहिए, कोण भी समान होनी चाहिए, तब जाके दो आकृतियां क्या होगी, एक समान होगी, और उसको हम क्या बोल देंगे, सर्वांग सम बोल देंगे। लेकिन समरूपता के लिए क्या है, उनका अनुपात समान। देखो अगर मैं समझाऊं आपको, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। अब दोनों वृत्त दिखने में तो एक जैसे हैं साहब, एक नहीं है, तो ये क्या है, समरूप है। दिखने में एक जैसे हैं इसलिए क्या है, समरूप है। लेकिन सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान हो, तो इसकी अगर हम त्रिज्या देखें और इसकी त्रिज्या देखें तो क्या इन दोनों की त्रिज्याएं समान है, जी नहीं, इनकी त्रिज्याएं समान नहीं है। इसका मतलब ये आकृतियां सर्वांग सम तो नहीं है लेकिन क्या है, समरूप है। आगे बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर दो वृत्त बनाऊं, सॉरी दो वर्ग बना दूं, छोटे छोटे, मान लो ये क्या है, दो वर्ग हैं, ठीक है, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा भी 3 है, तो बताओ ये दोनों वर्ग क्या है, एक समान हुए कि नहीं हुए? दिखने में एक समान दिख रहे हैं तो हम इसको समरूप तो सबसे पहले बोल ही देंगे, फिर बात करते हैं सर्वांग समता की। तो बताओ ये सर्वांग सम है कि नहीं, जी बिल्कुल है। अगर इसकी भुजा 3 है तो चारों भुजाएं 3 हो गई, इसकी भुजा भी 3 है तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई भी 3 हो गई, और वर्ग में तो 90 डिग्री का कोण सब में होता है, यानी इसके तो सभी अंग भी समान हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई दो आकृतियां सर्वांग सम हैं तो वो समरूप 100% होगी ही होगी। लेकिन यदि दो आकृतियां क्या समरूप हैं तो उनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। अब मैं समझता हूं आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बात करें तो समरूपता के प्रकार क्या है भाई, किस प्रकार से हम समरूपता बता पाएंगे, तो इसके लिए हम 4 नियमों पे बातें करने वाले हैं। कितने नियमों पे बातें करने वाले हैं, 4 नियम पर हम बातें करेंगे। पहला नियम आ जाता है आपका एस 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 नियम, ए नियम, फिर एस ए एस नियम, और एक हो जाता है ए एस ए नियम, है ना। इस प्रकार के नियम आपने सर्वांग सतह में भी पढ़ा होगा, है ना। आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं नियमों के, किसके लिए, समरूपता के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो जो पहला नियम है ना, ये सब नियम आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, लिखित प्रारूप में मिल जाएंगे। और आज ही हमने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उसके माध्यम से अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं। वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। उसके अंदर हमने क्या किया है कि अब तक के 2021 से लेके 2025 तक जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन उस नोट्स के अंदर किया गया है। तो आप उन्हें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपका एग्जाम है उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात मैं डिटेल पे नहीं लिखता हूँ वे सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, नोट्स के अंदर मिल जाएगी। आप चाहें तो अभी जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की उसमें एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें
बोले, हाई लिखे, अपना नाम लिखकर भेजें, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। आगे बढ़े हम, तो देखो एस एस नियम क्या है। एस एस नियम कहता है कि यदि दो आकृतियां, मेनली आकृति को छोड़ो, हम यहाँ पर त्रिभुज की ही बात करते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करते हैं। मान लो कोई दो त्रिभुज हो गए, है ना, कोई भी दो त्रिभुज है, यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। पहला नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, मतलब ये पहली तो ये पहली, ये दूसरी तो ये दूसरी, ये तीसरी तो ये क्या हो गई, तीसरी। चलो एक डायग्राम में बना देता हूं। मान लो ये हो गया ट्राइंगल एक, ये हो गया ट्राइंगल दो। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो देखो संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं हम। ए बी के संगत हो जाएगी आपकी पी क्यू भुजा हो जाएगी, बीसी की संगत कौन सी भुजा है, क्यू आर भुजा है, और एसी की संगत कौन सी भुजा है भाई, पी आर भुजा है। इनके बारे में हम और अधिक प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे जब हम प्रश्नमाला के प्रश्न हल करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि संगत भुजाएं होती क्या है। तो देखो पहला नियम क्या कहता है, इसका मतलब भुजा भुजा भुजा, यानी कि हम बात करें कि यदि किसी त्रिभुज या किसी दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो उनके अंतः कोणों का मान क्या होगा, एक समान होगा, और उस आकृति को हम क्या कह देंगे भाई, समरूप त्रिभुज कह देंगे। क्या कह देंगे, समरूप त्रिभुज कह देंगे। नेक्स्ट नियम की बात करें तो यहाँ पर ए मतलब एंगल 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 मतलब तीनों को, ये नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण मतलब एंगल बी और एंगल क्यू, दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि समान है, दो त्रिभुजों के, देखो सेकंड नियम क्या कहता है, सेकंड नियम कहता है ए नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो फिर क्या होगा, उनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी एक समान होता है, यानी हम उन दोनों त्रिभुजों को वापस से क्या कह देंगे भाई, समरूप त्रिभुज कह देंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एस ए एस, इसका मतलब क्या है, यदि दो त्रिभुजों में एक एंगल समान हो, इन दोनों त्रिभुजों में मान लो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाता है, एक एंगल समान हो जाता है, तो उस एंगल को बनाने वाली भुजाएं जो हैं ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, एक समान हो जाता है, और इस स्थिति में भी हम इन त्रिभुजों को क्या बोल देंगे, समरूप त्रिभुज बोल देंगे। नियम नंबर 4 क्या कहता है, एंगल भुजा एंगल नियम। कौन सा नियम हो गया, एंगल भुजा एंगल नियम। क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में यदि दो एंगल समान हो जाते हैं, दो एंगल क्या है, एक समान हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही है, होगा कि नहीं होगा। यदि दो एंगल का मान बराबर हो गया दो त्रिभुजों में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। इसका मतलब ये है रूल नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीनों कोण समान हो जाएंगे और उन त्रिभुजों को क्या कह देंगे हम, समरूप त्रिभुज कह देंगे। ये चारों नियम आपको ध्यान रखने हैं, है ना। त्रिभुजों में सर्वांग समता या त्रिभुजों को समरूप कब बोलेंगे, इन चारों नियमों के आधार पर हम बोल देंगे। अब बात करते हैं हम हमारी प्रश्नमाला की ओर चलते हैं। देखो प्रश्नमाला आ जाती है आपके प्रश्नावली 6.1, बिल्कुल सिंपल है, अभी 2-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, छोटी सी प्रश्नावली है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसके अंदर 6.2 की बात करेंगे, वो थोड़ी लेंदी प्रश्नावली है, उसमें हम 1 से 2 कक्षाओं में खत्म करेंगे। देखो पहला प्रश्न आपके आता है, प्रश्न को समझना, उत्तर आपके सामने दे रखा है, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को आपको भरना है। बिल्कुल ये जो मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न या रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न यहीं से आते हैं, और इस प्रश्न संख्या 1 में से ही आपका एक प्रश्न आएगा, डेफिनेटली हर साल आता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ बनाएगा कहां से, जो दे रखा है उसी में से तो बनाएगा। तो यहां से आपका एक प्रश्न आने वाला है, प्रश्न संख्या 1 में से। देखो कैसे हल करते हैं इसको, कि सभी वृत्त होते हैं, तो मैंने एक वृत्त बनाया, फिर एक वृत्त बनाया, तो क्या होते हैं भाई, दिखने में तो मुझे एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे,
आकृति क्या है, एक समान है, एक जैसे दिखते हैं, समरूप हैं, क्या सर्वांग सम है क्या, बताओ तो। ये तो आर छोटा हो गया, ये आर तो बड़ा हो गया, ये बड़ी त्रिज्या है, ये छोटी त्रिज्या है, इसका मतलब ये अंग तो समान नहीं है, मतलब सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब ये कैसे हैं भाई, समरूप हैं। और आप यहाँ भरोगे क्या, समरूप भरोगे, और 1 नंबर आपका पक्का है। बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या कहता है, सेकंड, सभी वर्ग होते हैं, तो वर्ग बनाओ। ये मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है सर, दिखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर है, वर्ग है तो एक जैसे दिखेंगे ही दिखेंगे, यानी दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं तो समरूप तो हैं, क्या सर्वांग सम है क्या। अगर ये x है तो ये y है, इसकी भुजा x, इसकी भुजा y, तो क्या x बराबर y हो जाएगा। आंखों से दिख रहा है, कभी नहीं हो सकता। ये छोटी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, इसका मतलब सभी अंग समान नहीं है, इसका मतलब सभी अंग समान नहीं है, तो ये सर्वांग सम ना होकर क्या हो जाएगा, वापस से समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएगा। क्लियर है मामला, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से, समबाहु या समद्विबाहु। देखो बनाते हैं, ये हो गया समबाहु, मान लो ये हो गया 3 3 3, ये हो गया 5 5 5, क्या ये दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, कॉम्पैक्ट साइज दिख रहा है, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाओं का, अच्छा ये समबाहु है तो एक चीज और पता होगा, इसका कोण हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी समबाहु है तो इसका कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा संगत भुजाओं का अनुपात, इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसके संगत ये, अनुपात निकालो 3/5, इसका अनुपात निकालो 3/5, अच्छा इसका निकाल लो 3/5। अरे भुजाओं का अनुपात भी समान है, आंतरिक कोण, अंतः कोण या संगत कोणों का मान एक समान है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे भाई, सभी कौन से, समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर, समबाहु क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। समरूप के लिए पढ़ा क्या हमने, यही तो पढ़ा कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा उनके जो संगत कोण हैं उनका मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 1 का जो चौथा सवाल है वो क्या कहता है, देखो ये चौथा सवाल कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, कोण संगत कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। मैंने बताया आपको कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाएं क्या होगी, उनका अनुपात समान होगा, यानी कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। कैसी होंगी भाई, समानुपाती होंगी। लेकिन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, भुजाओं की लंबाई अनुपात में एक समान होती है। आगे बढ़े तो देखो आगे क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में के दो भिन्न भिन्न उदाहरण बताओ। दो उदाहरण बताने, पहला और दूसरा। समरूप आकृतियां जो एक जैसी दिखें, वृत्त हो गया एक उत्तर, तो एक उत्तर वर्ग हो गया, अभी अभी पढ़े अपन ने। तीसरा देना चाहो तो आप समबाहु त्रिभुज दे सकते हैं। सही बात समझ, दो पूछा है, दो से काम बन गया, एक तो वृत्त और एक क्या हो गया, वर्ग हो गया। आगे बढ़े, आगे देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वापस से आपको क्या बताना है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, जो एक जैसी नहीं दिखती हैं, पहला हो गया त्रिभुज और वृत्त लिख दो। दूसरा क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, त्रिभुज और वर्ग लिख दो, वर्ग है ना, क्या लिख दो, त्रिभुज और वर्ग लिख दो। क्या एक जैसी दिखती है, नहीं दिखती, ये एक जैसी दिखती है, नहीं दिखती है, मतलब समरूप नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, और इस प्रश्नमाला का जो आखिरी सवाल है वो क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो बात करें हम सबसे पहले संगत भुजाओं की, तो देखो इसकी भुजा
की संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है और इसके संगत भुजा कौन सी, ये वाली है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1/1.5 और इधर क्या आ गया 3 आ गया, ये पहली भुजा। इसका अनुपात निकाले तो 1.5/3 हो जाएगा, 1.5/3 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, यहां भी वही आ रहा है 1.5/3 हो जाएगा। इस भुजा का निकालें तो क्या हो जाएगा 1.5/3 हो जाएगा, यानी 1.5/3 हो गया। तो अनुपात तो समान आ गया। क्या आ गया, चारों भुजाओं की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात तो एक समान है, लेकिन केवल अनुपात के आधार पर हम आकृति को समरूप नहीं कह सकते। मैंने दो चीजें बताई थी और आपको बताया था कि दोनों चीजें एक साथ लागू होती हैं, और दूसरी चीज थी कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस वाले कोण की बात करूं तो इसके संगत कोण कौन सा है, ये ए वाला है। कौन सा है, ए वाला है। यहाँ पर ए वाला कोण 90 डिग्री का है। क्या यह कोण आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, नहीं है, ये 90 डिग्री का नहीं है, ये थीटा है। और थीटा का मान मुझे यहाँ 90 डिग्री से क्या लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और ये कोण कैसा है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन यहाँ पर कोण का मान बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात यह जो आकृतियां हैं वो समरूप नहीं है। कैसी आकृतियां नहीं है, समरूप नहीं है, और समरूप नहीं तो सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकती। तो साथियों, यहां तक हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और कोई विद्यार्थी अगर पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही अगली एक्सरसाइज आपके साथ लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एग्जाम बढ़ के साथ। थैंक यू।